हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आप सबको आज से 12th क्लास के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये पढ़ाने जा रहा हूं। ये चैप्टर आपका 11th में भी थोड़ा सा इंक्लूडेड था और थोड़ा 12th में भी इंक्लूडेड है। आपको 11th और 12th पूरा कंबाइन करके, क्योंकि आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप 11th का पोर्शन छोड़ के हम केवल 12th का पढ़ लेंगे और टॉप कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको यदि आईआईटी में अच्छे रैंक लानी है और साथ ही साथ बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, मतलब अच्छे से मेरा मतलब होता है मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स और आईआईटी में टॉपर रैंक 1, तो ठीक है, एवरीबडी कैन एम फॉर दैट। आप सब उसके लिए आपको 11th और 12th, ठीक है, 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको 11th की जो मैथमेटिक्स है, रिलेशन फंक्शंस का जो पार्ट 11th में इंक्लूडेड था, वो भी आपको एक क्विक रिवीजन के थ्रू पढ़ाएंगे, ताकि जब आप 11th के लिए जेई के एग्जाम के लिए आप जाएं, तब आपका जो मैथमेटिक्स है वो टोटली ब्रश्ड अप हो और आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है कैलकुलस के लिए, तो बैकबोन की तरफ माना जाता है फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, इसमें भी फंक्शंस का बहुत ही ज्यादा और वाइड यूज है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि a इंटू बी, अगर 2 इंटू 3 6 है तो दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं होता है, इसको एकदम अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। इवन दो कि हम इसको लिखते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो डिफाइंड होता है ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। मान लीजिए सेट ए में सर्टेन एलिमेंट्स हैं, सेट बी में सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो ए बी होगा वो हम डिफाइन करते हैं एक्स कॉमा वाई। मतलब एक एक्स कॉमा वाई का, जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फिक्स करते हैं, उसी तरीके से हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये सारे जो सेट थ्योरी के रिप्रेजेंटेशंस हैं वही हैं। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई such that x belongs to A and y belongs to B। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जो सेट A है वो है आपका 1, 2, और जो सेट B है वो है आपका 3, 4 and 5। अब हम इससे कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स डिफाइन करेंगे। पहले तो हम देखें कि इसमें कितने तरीके के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है ए क्रॉस ए। हम जरूरी थोड़ी ना है कि ए क्रॉस बी दो अलग अलग ही सेट्स हैं। मैम 2 इंटू 2 भी तो करते हैं, 2 इंटू 3 जरूरी तो होता नहीं। तो 2 उसी तरह ए क्रॉस ए भी डिफाइन हो सकता है, बी क्रॉस बी भी डिफाइन हो सकता है, ए क्रॉस बी भी डिफाइन हो सकता है, और बी क्रॉस ए। सो इन टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनी। अब इन चारों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां पर आप कहेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हो सकता है अंतर ना हो। जैसे हम 2 इंटू 3 करें तो रिजल्ट 6 आता है, 3 इंटू 2 करें तो भी रिजल्ट 6 आता है। लेकिन इन सेट्स में ये सेम नहीं होता है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अब इसको हम निकालेंगे इन चारों की वैल्यूज, और तब कंपेयर करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं आपको ए क्रॉस बी बी क्रॉस है, ये क्या वाकई सही है, बराबर होगा नहीं होगा। तो अब हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों सेट्स का
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन ऑल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें बी के साथ, बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें ए के साथ। इन दोनों को हमें चेक भी करना है कि क्या ये दोनों रिजल्ट्स सेम दे रहे हैं या डिफरेंट दे रहे हैं। और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी निकालेंगे। ठीक है, अब यदि आपको आइडिया है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, और यदि आपको आइडिया नहीं है तो पहले आप हमसे देख लीजिए कि हम कैसे कर रहे हैं, एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन ऑन योर ओन। देखिए, ए क्रॉस बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डेफिनेशन, ये आपको याद रखनी है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि एक्स कॉमा वाई के जितने पेयर आप बना सकते हैं वो सारे आप बनाइए। कंडीशन ये लगी हुई है कि जो x, जो कि इस पेयर का पहला एलिमेंट है, वो सेट A से ही उठाना है, और y, जो कि इस पेयर का दूसरा एलिमेंट है, वो सेट B से ही उठाना है। ठीक है, x पहले सेट से उठाया जाएगा, ये जो x है आपका ये सेट A से उठाया जाएगा, और ये जो y है आपका ये सेट B से उठाया जाएगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट A का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट B का होगा। क्यों? क्योंकि हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट सेकंड सेट। अब देखिए, A क्रॉस B, हमें x y के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं सच दैट A क्रॉस B के हर एलिमेंट की पेयरिंग आपस में हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अब हम इससे हमें पहला एलिमेंट उठाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो सेट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट विद सेम, ये कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया, सेट स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर, तो हम कहेंगे कि इसका 1 उठा लेते हैं। अब इसकी पेयरिंग इसके हर एक एलिमेंट के साथ कर देते हैं। तो 1 के साथ हमारा एक पेयर बनेगा 3 का, 1 के साथ एक दूसरा पेयर बनेगा 4 का, और 1 के साथ एक तीसरा पेयर बनेगा 5 का। ये 3 पेयर्स हो गए। अब आते हैं, क्या 1 के साथ और कोई पेयरिंग पॉसिबल है? नहीं। अब हम आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, दैट इज 2। 2 की पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे अगेन इन द सेम वे इस सेट बी, दैट इज सेकेंड सेट के हर एलिमेंट के साथ। तो ये आपका आएगा, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं। 2 की पेयरिंग 3 के साथ 2,3, 2 की पेयरिंग 4 के साथ 2,4, एंड 2 की पेयरिंग 5 के साथ 2,5। अब यदि हम कहें तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी का कंप्लीट हो चुका है। ए क्रॉस बी इज 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का ये जो कंप्लीट सेट हमने बना दिया है, ये हमारा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक, अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये सेम है या अलग अलग है। तो देखिए, अब बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट हमें कहां से उठाना पड़ेगा? पहला एलिमेंट हमें बी से उठाना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेंटेन द ऑर्डर ऑफ सेट्स। इस सेट्स के ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सेट पहले लिखा है, द फर्स्ट सेट, वही आपका पहला एलिमेंट डिसाइड करेगा। तो अब यदि हमें बी से पहला एलिमेंट उठाना है तो अब हम इससे पेयरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग विल स्टार्टिंग फ्रॉम सेट बी। तो 3 से हमने उठाया 1, 3,1। इसकी पेयरिंग इसके हर एक एलिमेंट के साथ हम पहले करेंगे। तो 3,1 पहला एलिमेंट हुआ, 3,2 दूसरा एलिमेंट। अब क्या और कोई एलिमेंट है जिसकी हम पेयरिंग 2 के 3 के साथ कर सकते हैं? नहीं। 3 के साथ आप केवल 1 और 2 की पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह अब दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, दैट इज 4,1 4,2। अब 5 की पेयरिंग 5,1 एंड 5,2। अब हम इन दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं। कंपेयरिंग में ए क्रॉस बी यदि आपका ये एलिमेंट है तो ध्यान से देखिए, इसमें 1 3 है, इसमें क्या आ गया 3 1। क्या ये सेम है? आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आप कार्टेशियन जो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो 1 और 3, ये पॉइंट होगा 1,3 और 3 1, ये आपका होगा
3,1। तो क्या ये दोनों पॉइंट्स सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कहना कि 1 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है और 3,1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों सेम चीजें हैं, ये एकदम गलत है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप ये नहीं कह सकते। 1 3 3 1 टोटली डिफरेंट। तो पहला ही एलिमेंट अलग हो गया। अब बताइए, जब पहले ही शुरुआत में ही इसने गड़बड़ कर दिया, फैला दिया रहता, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी एक सेम हो सकते हैं? हाँ, सर्टेन केसेस में हो सकते हैं, जैसे यहां 1 1 होता, यहां 1 1 होता तो सेम है। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों का पेयरिंग चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया, ये एक नया ऑर्डर पेयर बन गया। इट इज रिप्रेजेंटिंग अ entirely different location in the Cartesian coordinate system। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों अब सेम नहीं है। तो A क्रॉस B क्रॉस A ये सेम हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मोस्टली नहीं ही होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आप वीडियो पॉज करिए और A क्रॉस A और B क्रॉस B लिख लीजिए। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो ए क्रॉस ए अब हम लिखते हैं। ए क्रॉस ए में क्या होगा, हमें स्टार्ट कहां से करना है? पहला एलिमेंट भी इसी का होगा, दूसरा एलिमेंट भी इसी का होगा। तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट की पेयरिंग इसके हर एक एलिमेंट के साथ करनी है। तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इसी सेट को आप 2 बार लिख लीजिए और फिर पेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ, 1 की पेयरिंग 2 के साथ, फिर 2 की पेयरिंग 1 के साथ और 2 की पेयरिंग 2 के साथ। ये आपका है ए क्रॉस ए। अब आते हैं बी क्रॉस बी पे। बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, लेंदी जाएगा, कोई बात नहीं। 3,3 पहला एलिमेंट। अब 3 4 एक एक की पेयरिंग आप सबके साथ करते जाइए। जैसे हम 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 किए, वैसे ही इसमें हम 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। यही आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो यह आएगा 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 and 5 5। आई होप कि रिकॉर्डिंग में आया हो। 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। ये सारे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे सेट्स को जब आप एक सेट में बंद कर देंगे तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी। आई होप ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी आपको समझ में आ गया होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से हमेशा कैलकुलेट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस सेट की कुछ प्रॉपर्टीज, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि यदि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है Na, जिसमें कि ए, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने सेट्स में पढ़ा होगा कि Na represents the number of elements present in set A. Na is P. NB, that is number of elements present in set B is Q. तो क्या हम Na क्रॉस B इसकी वैल्यू बता सकते हैं? यस, इसकी वैल्यू होगी P Q और यही वैल्यू N B क्रॉस A की भी होगी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A विल बी सेम। A क्रॉस B और B क्रॉस A में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट काउंट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? आप इसके पहले वाला एग्जाम्पल देखिए और काउंट करके देखिए। A क्रॉस B और B क्रॉस A में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं कि देखिए, इसमें यदि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं A B में, मान लीजिए A के पास 1 2 और सेट B में A B C, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप A क्रॉस B करेंगे तो A के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3, B के साथ भी 3, 2 के साथ भी 3, और अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके साथ भी 3। तो 3 3 3, यहां पर 2 हैं तो 3 कितनी बार ऐड होगा? 2 बार। इसमें जितने एलिमेंट्स हो कितनी बार ऐड हुए? 2 टाइम्स। यहां पे 3 होते तो 3 टाइम्स ऐड होता। मींस बेसिकली
इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 3, वो उतनी बार ऐड हो रहे हैं जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, उतने ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर 3 को 2 बार ऐड करना है, या कहें कि 3 इंटू 2, मतलब इसको नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। 3 मल्टीप्लाइड ट्वाइस विल गिव यू दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर Na में P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है, तो Na क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये दोनों A क्रॉस B, B क्रॉस A दोनों में सेम होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं विद एन एग्जांपल कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये इन जनरल बराबर नहीं होते हैं, दे बोथ आर नॉट इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लिया है। थर्ड में आते हैं। अगर हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट in A cross B, that is number of elements in A cross B and number of elements in B cross A will be same। मतलब इसका मतलब क्या है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं? ये दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। ये A क्रॉस B और B क्रॉस A कैसे सेट्स होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। A क्रॉस B, B क्रॉस A इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट्स जरूर होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या होगा यदि A और B में से एक 5 हो जाए? A और B में से यदि एक 5 हो गया तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब यहां पे कुछ है ही नहीं, तो आप पेयरिंग किससे करेंगे? भाई कुछ होगा तब तो आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ना। आप ये मान सकते हैं कि ये 0 है, इसके पास 0 है, बेचारा खुद 0 है, तो ये पेयरिंग करके क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा? कुछ नहीं बना पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में A क्रॉस B भी आपका 5 होगा और B क्रॉस A भी क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अगर A और B इनफाइनाइट है, A या B, A या तो इनफाइनाइट सेट हो जाए या B इनफाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B में हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे। अगर इसमें एक है और इसमें एक एलिमेंट है और इसमें इनफाइनाइट है, तब भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्यों? 1 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता है। कीप इन माइंड कि व्हेनेवर हम इन जनरल अपने लोकल क्रूड लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 1 इंटू इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी या 1 बाई इन्फिनिटी, ये सब, बट ये मैथमेटिकली गलत होता है। इन्फिनिटी इज अ नंबर विच कैन नॉट बी अचीव्ड। इन्फिनिटी को आप अचीव नहीं कर सकते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी को आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, आदि अनंत, तो आप उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो जिसकी जैसी भावना होती है वैसा वो अपना बना देता है। इन्फिनिटी को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया कि इन्फिनिटी ऐसे है, ये एक सिंबल है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट इन्फिनिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो A में इन्फिनिटी है, B में कितने भी एलिमेंट्स हो, A क्रॉस B में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, सॉरी, बोथ आर इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, A क्रॉस B, B क्रॉस A दोनों इनफाइनाइट सेट्स होंगे। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर A में P एलिमेंट्स है, B में Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों में P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर होते हैं, मींस A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर A 5 हो गया या B 5 हो गया, इन दोनों सेट्स में से कोई भी एक सेट अगर 5 हो गया, ध्यान रखिएगा 5 होना जरूरी है, अगर A 5 हो गया या B 5 हो गया, तो A क्रॉस B और B क्रॉस B क्रॉस A दोनों 5 हो जाएंगे। और यदि इन दोनों सेट्स में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है, दोनों इनफाइनाइट है तो बात ही अलग है, एक भी इनफाइनाइट हो गया
तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में जो होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए सेट ए और सेट बी में दोनों टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों सेम ही सेट्स हैं, तो हम लिख के तो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास पहले से ही ये डेटा पता चल गया कि सेट ए और सेट बी, इफ सेट ए एंड सेट बी हैव m एलिमेंट्स इन कॉमन, इन दोनों में एक में p है एक में q है, लेकिन इन दोनों में m एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो क्या हम a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स का नंबर पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली राइटिंग दी एंटायर a क्रॉस b एंड b क्रॉस a सेट? हाँ, ये पॉसिबल है। हम कहेंगे कि इसमें a क्रॉस b और b क्रॉस a हैज m स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, a क्रॉस b और b क्रॉस a में m स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट लेते हैं a 1 2 3 एंड 4 और सेट B लेते हैं 1 2 3 एंड 5। देखिए, मैंने इन दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स कॉमन लिए हैं। अब इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक भी है कि क्यों तीन ही लिए हैं, दो लेके कर तीन लेंगे तो चार चार टोटल 16 एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा यहाँ पे। पर इतना करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि यदि मैं केवल 2 एलिमेंट्स का सेट लेता यहाँ पे, दो एलिमेंट कॉमन वाला सेट लेता, तो हम ये नहीं कह पाते कि 2 into 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले या 2 + 2 एलिमेंट्स मिले, क्योंकि टोटल 4 कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो 2 into 2 से आया है 2 + 2 से आया है? दोनों 4 ही होता है, इसलिए हमने 3 लिया है कि अगर 6 कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे तो हम ये कहेंगे 3 + 3 कॉमन एलिमेंट्स की वजह बनेंगे, या अगर 9 कॉमन एलिमेंट्स बने तो 3 into 3 से बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन लिख लेते हैं। a क्रॉस b, a क्रॉस b आपका आएगा, पहले आप 1 की पेयरिंग सबके साथ कर दीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 सॉरी 1 5, इसमें 4 नहीं है, 1 की पेयरिंग 5 के साथ, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 5। अब 3 की पेयरिंग करते हैं, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 5 4 1 4 2 4 3 एंड 4 5। कितने एलिमेंट्स आए इसमें? 4 8 16। ठीक है, अब हम b क्रॉस a लिखते हैं। b क्रॉस a में आपका आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 8। अब 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड इसमें 4 नहीं है, 5 है, तो 5 से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। ये a क्रॉस b क्रॉस a। देखिए, अब हम कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने स्टार्ट करते हैं। ये 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, ये 3 कॉमन मिले। 1 के साथ ये 3 कॉमन मिले हैं, 1 4 और 1 5 अलग है। 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, ये कॉमन है। 2 5 2 4 अलग है। 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 अलग है। ठीक है, 4 1 5 1,
तो अलग ही हो गया, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4, ये सब अलग हो गए। तो टोटल कितनी बार ये 3 का मल्टीप्लिकेशन कॉमन हुआ? आप देखिए, इसके इन तीनों के साथ कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे, ये इसके साथ जब कंबाइन होगा तो वही एलिमेंट्स जनरेट करेगा जो 1 इन तीनों के साथ कंबाइन करके बनेगा। 2 इन तीनों के साथ कंबाइन करके जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट करेगा, सेम पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल बी गेटिंग फ्रॉम कंबाइनिंग 2 to these 3 elements, एंड सेम थिंग गोज फॉर 3। इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन से जितने भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं वो सब कॉमन होंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A में। तो टोटल 3 3 3, कितने एलिमेंट्स हुए? 9। देयरफॉर 3 स्क्वायर दैट इज 9 एलिमेंट्स कॉमन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि एक ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। देखिए, इसका केवल डेफिनेशन आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ऑर्डर्ड पेयर मींस अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order। मतलब ऐसे दो एलिमेंट्स जिनको कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रुप किया गया है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल x कॉमा वाई इज अ ऑर्डर्ड पेयर, y कॉमा x इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, x y को इंटरचेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम, तो क्या हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर सकते हैं? तो कहेंगे यस, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स कि अगर हम लिखते हैं कि x1 कॉमा y1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है विच इज इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर x2 कॉमा y2, दिस इंप्लाइज दैट, इसका यह मतलब है कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर होनी चाहिए और y1 की वैल्यू y2 के बराबर होनी चाहिए। x1 इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको जेईई में पूछा नहीं जाएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इफ एक ब्रैकेट दिया हुआ है इज इक्वल टू एक अलग ब्रैकेट दिया हुआ है और इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक टर्म है, कॉमा 3y प्लस 5 एक टर्म है। मतलब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमा 3y प्लस 5 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है माइनस y कॉमा 8, और अब आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस आपने जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि फॉर सॉल्विंग टू वेरिएबल्स यू नीड टू इक्वेशंस। यहां पर हमारे पास इक्वेशन तो एक ही दिख रही है लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, x और y दो। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, यहां पर इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको एक नहीं बल्कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि इफ अ गिवन पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसकी वैल्यू माइनस वाई के बराबर होनी चाहिए एंड 3y प्लस 5 इसकी वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए।
तो अब देखिए, अब आपके पास कितनी इक्वेशंस हो गई? 2 इक्वेशंस। सो नाउ वी हैव 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस, और ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। यहां पर देखें तो इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और यहां पर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहता है कि हम लोग टारगेट को दिमाग में रखते हुए प्रोसीड करें। ये नहीं कि रैंडमली आपको क्वेश्चन मिला, पहली इक्वेशन पे जुट गए, टूट पड़े, ऐसे नहीं होता है। आप पहले सोचिए कि कहां से आपका आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल जो जेई का पेपर होता है उसमें केवल आपका इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मेजर किया जाता है, बल्कि आपकी स्पीड, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के आईआईटी जेईई के एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। यदि आप स्पीड मेंटेन कर ले गए, एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो भी आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप एक्यूरेसी पे रहे पर स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो भी आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब आपको अपने बारे में अच्छे से अंदाजा होगा, आप उसके हिसाब से एक्यूरेसी के साथ अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लीजिए। तो उसके लिए हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार क्वेश्चन को प्रॉपरली देख लें कि किस तरीके से सॉल्व करने से सबसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे यदि आपको दीवार पे कील गाड़नी है तो हथौड़ा आपको कील पे मारना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पूरी दीवार पे मारते रहेंगे, दिन में कभी ना कभी तो कील पे लग ही जाएगा, तो कील गड़ जाएगी। तो ऐसे क्या है, आप वेस्ट कर रहे हैं, आप दीवार भी खराब कर रहे हैं, टाइम भी खराब कर रहे हैं, और काम भी नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द हेड ऑफ द नेल, उसके बाद उस पर चोट करिए। तो इस क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, यहां से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 5 3, इस 5 को उधर ले जाइए, 8 - 5 3, 3/3 1। तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से मिल गई हमको 1। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x² + 2x = -1 और x² + 2x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्वाड्रेटिक देखते होंगे आपके दिमाग में तरह तरह के फॉर्मूले आने लगते होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, बट नो, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं ऐसा करते। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ध्यान से देखें तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है। यहां पर आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है x + 1 होल स्क्वायर = 0। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x² + 1 + 2x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई? x = -1। रिपीटेड रूट्स हैं बट उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, यहां एक ही लिया जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का? ये आपका बनेगा जो ऑर्डर्ड पेयर है, x is -1 और y is 1। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है x, y। देखिए ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस ऑर्डर्ड पेयर का आप आंसर लिख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू -1। अब यहां अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो बंदा कुछ भी असाइन कर सकता है कि ये x है, ये y है। तो ऑर्डर्ड पेयर यदि आप डिफाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसको आंसर को रिपोर्ट करें। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।